हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने पहले वैदिक की गणित के बारे में चर्चा की, जिसमें से 1 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज हम फिर से प्रश्नमाला 2 में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो 3 नंबर के क्वेश्चन है, उनमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं हमारे। एक तो ये आता है जैसे √2, √3, √5, √6। एक आता है प्लस माइनस में 2 + √3, 3 + 2√5 और 6 + √2। इस प्रकार से प्लस में या विदाउट प्लस में या फिर माइनस में या फिर एक सिंगल संख्या का कि अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। तो इजी प्रश्न है, 3 नंबर का आता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, ये सेम है, ये चारों क्वेश्चन हैं सेम टाइप के हैं, सेम लैंग्वेज है, सेम भाषा है इनकी, बस इसकी भाषा है वो थोड़ी सी हमें याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन है कि इसको हम हल कर रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं, एक बार इसे हम मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। A और B, P और Q यहाँ पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जहाँ B बराबर नहीं होता 0 और Q बराबर नहीं होता 0। और A और B या P और Q जो भी हम लें, A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अलावा, यानी कि एक का सभी में भागा जाता है, क्योंकि एक सर्वनिष्ठ संख्या होती है जिसमें सभी में भागा जाता है। तो ये माना है, तो अतः है इसका मतलब ये हुआ, इसे हमें परिमेय संख्या माना है, अतः इसका मतलब ये है कि अतः है इसे यानी कि √2 को इसे A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहां A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं तथा B बराबर नहीं होता 0, B बराबर 0 नहीं होता। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है कि अर्थात इसका मतलब ये कि A व B में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि A और B ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता छोड़कर 1 को। 1 का तो सभी में भाग जाता है, तो 1 के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो आगे हम इसको हल करते हैं, तो अतः है √2 = A/B, ये ले लिया। इनमें क्या करते हैं, इनके दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर तो √2 इसका वर्ग, A/B का वर्ग, इसको सरल करते हैं तो √2 का वर्ग होता है 2 = A/B का वर्ग A² A²/B²। इसके अपॉन 1 लेकर के इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करते हैं तो क्या आता है 2B² = A²। अगर B² की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है A²/2 वज्र गुणा करने पर 2B² = A²,
बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 2 डिवाइड में चला जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ एक परिमेय है कि हमारी कोई p एक अभाज्य संख्या हो, जो हमारी परिमेय पड़ी हुई है कि किसी भी संख्या के वर्ग में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में उस संख्या का भी भाग जाएगा। मतलब कि ए स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है, अतः है इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, अतः है ए 2 से भी विभाजित होगा, से भी विभाजित होगा, ए 2 से भी विभाजित होगा। इसको हम देते हैं नंबर 1 कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुनः लेते हैं। पुनः माना a बराबर 2c है और c यहां कोई पूर्णांक है, c पूर्णांक है। अभी इसमें भी क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर तो ये बनता है a स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, यानी कि a का वर्ग और 2c का वर्ग, a का वर्ग और 2c का वर्ग, तो क्या बनता है a स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब यहां देखो समीकरण फर्स्ट में हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2b स्क्वायर के इक्वल है, कि a स्क्वायर है वो 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां हम क्या करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर, यहां दे रखा है हमें कि a स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर के इक्वल है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट। तो यहां हमारा मान a स्क्वायर आया हुआ है, तो यहां हम क्या ले लेते हैं, ये कंडीशन ले लेते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2b स्क्वायर की इक्वल है। तो यहां हमने ले लिया 2b स्क्वायर और यहां आ गया 4c स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करें तो b स्क्वायर का मान निकालें तो ये होता है 4c स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। अगर c स्क्वायर का मान निकालें, अब यहां c का मान निकालें तो c स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2। ये कंडीशन सेकंड आ गई हमारी। ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि b स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है, b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। यहां आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां इसको c स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहां c स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 2b स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हो। यहां इसको डायरेक्ट c का, यानी कि c पूर्णांक माना है तो c की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन इस अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया कि c की वैल्यू हमें निकालनी है तो आप डायरेक्ट पहले b की निकाल सकते हो। तो b की निकालने पर ये b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा, फिर c की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ c पूर्णांक माना है इसलिए हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे निकाल लिया तो भी गलत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लिया तो भी गलती नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहां क्या हो गया, ये पुनः बात लगी कौन सी, ये वाली कि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। मतलब यहां क्या हो गया कि अतः है b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, अतः है b भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि a और b ऐसे पूर्णांक हो गए जिसका 2 एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। a और b ऐसे पूर्णांक हो गए, मतलब इसका यह हुआ कि अतः है कि a व b का 2 एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि a और b में 2 का भाग जाता है, ये प्रूफ कर दिया। बल्कि यहां हमने क्या माना
कि रूट 2, ये कल्पना की थी हमने कि रूट 2 एक परिमेय संख्या मानी है, जहां हमने ये लिखा है कि a और b ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता छोड़कर 1 को, यानी कि सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या वो संख्या जिसका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो छोड़कर 1 को, क्योंकि एक सर्वनिष्ठ गुण संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो यहां हमने ये कर दिया कि a और b का 2 एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात a और b दोनों में 2 का भाग जाता है, अर्थात a व b 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित तो होता है, लेकिन यह तथ्य विरोधाभासी है। ये तथ्य जो हमने यहां जो हमने प्रूफ किया है कि a और b 2 से विभाजित होता है, यह तथ्य हमारी कल्पना पे विरोधाभासी होता है, विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि a और b में किसी का भाग नहीं जाता, a और b में किसी का भाग नहीं जाता, a और b में किसी का भाग नहीं जाता, बल्कि यहां कह रहे हैं कि a और b में 2 का भाग जाता है। इसका मतलब ये तथ्य क्या है? विरोधाभासी है, विरोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम यहां ये कह रहे हैं कि a और b का कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, और यहां कह रहे हैं कि a और b में 2 का भाग जाता है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो क्या है? गलत है। जो हमने कल्पना की, माना रूट 2, ये जो मानना है ये हमारा गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तथ्य विरोधाभासी है, अतः है हमारी कल्पना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। अर्थात तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये हो गया हमारा सवाल। इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध किया गया, इसका मतलब होता है। ओके, दोबारा समझ लो एक बार कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने माना है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, कल्पना की है, और a और b ऐसे पूर्णांक हैं जिसका कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। और इसको सरल करने पर हमने यहां ये प्रूफ किया था कि a और b में 2 एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब a और b में 2 का भाग जाता है। और यहां क्या कह रहे हैं कि a और b में 2 किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये तथ्य हमारा क्या हुआ? विरोधाभासी हुआ। तो इस विरोध के कारण हमारी जो कल्पना है वो क्या हुई? गलत साबित हुई। तो इसका मतलब है कि रूट 2 हमने कल्पना की कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम इसी प्रकार के हैं। जैसे मान लो हम रूट 3 को लें तो लैंग्वेज सेम टू सेम रहेगी, बस 2 की जगह हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ऐसे ही 2 की जगह अगर 5 आई तो 5 कर देंगे, ऐसे ही 6 आए तो 6 कर देंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो रूट 6 आ गया तो 6 कर देंगे, यहाँ 2 की जगह क्या कर देंगे? 6। बाकी लैंग्वेज सेम टू सेम। फिर यहाँ आकर के यहाँ रूट 2 है, यहाँ क्या करेंगे? 6। दोनों का वर्ग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट 6 का वर्ग। रूट 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 2 की जगह 6। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ें तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर 6 से विभाजित होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर 6 से विभाजित होता है, 6 हो जाएगा। तो a भी 6 से क्या होगा? विभाजित होगा। हो गया। वापिस हम पुनः क्या लेते हैं? a बराबर 2c लिया था, वैसे ही हम क्या लेंगे? a बराबर 6c, और c क्या है? एक पूर्णांक है। तो दोबारा इनका क्या करेंगे? हम दोनों का वर्ग लेंगे तो यहाँ 6 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 36। अब हम क्या करेंगे? a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर,
यहां क्या आया 6b² इक्वल a स्क्वायर, यानी कि a² इक्वल 6b² आया, तो यहां 6b² लिखेंगे। फिर a² की वैल्यू यहां क्या करेंगे हम 6b² करेंगे, और यहां क्या आएगा हमारा 36c²। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहां c² की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे c² की वैल्यू, क्योंकि c हमने पूर्णांक माना है। तो ये आ जाएगा 6b² अपॉन 36, तो c² इक्वल आ जाएगा b² अपॉन 6। तो यहां क्या होगा b² 6 से विभाजित होगा, तो b भी 6 से क्या होगा विभाजित होगा। तो फिर हम आगे ये लिखेंगे a और b का 6 एक गुणनखंड है, तो a b 6 से विभाजित होता है। लेकिन यह तथ्य विरोधाभासी है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि रूट 6 एक परिमेय संख्या है, बल्कि रूट 6 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये सेम लैंग्वेज में है इसी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम प्लस और माइनस वाला। ओके, अगला क्वेश्चन लिया है हमने प्लस में। जैसे अगला क्वेश्चन हमने ले लिया प्लस में कोई भी, ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इनमें से ले रहे हैं हम, जैसे मान लो हमने ये ले लिया या फिर ये ले लिया, ये ले लेते हैं कि क्वेश्चन 6 वाला ले रहे हैं हम 3 + 2 रूट 5। इसको भी हमने क्या किया माना कि यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः है लैंग्वेज वो लिखनी है, अतः है इसे a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अतः है जहां, इसमें भी वो बात लिखनी है कि जहां a व b में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, या a व b सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और b बराबर नहीं होता 0। तो अब देखो इसको हम करते हैं, अतः 3 + 2 रूट 5 इक्वल लेते हैं a/b। अब इसका क्या करते हैं हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 2 रूट 5 इक्वल a/b। अब ये जो राशि है इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो -3/1। अब 2 रूट 5 इक्वल एलसीएम लेते हैं b, तो ये आता है a-3b, a-3b। रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं तो इक्वल होता है a-3b/2b, ये आता है। ये पक्ष आ गए हमारे पास, इसको सरल करने पर। तो प्लस में या माइनस में हो उसको मैंने ऐसे करना है, यहाँ a/b के रूप में प्रकट करेंगे, a/b के रूप में प्रकट करके उसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके रूट वाली संख्या का मान निकालेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, a/b के रूप में, a/b के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, a/b के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः है a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः है रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसकी इक्वल है। ये अगर एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। लेकिन इस तथ्य से यह तथ्य विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध किया है यहां रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 अपरिमेय संख्या है, और यहां हम कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो इससे क्या होगा, विरोध उत्पन्न होगा। ये विरोध किस कारण हुआ,
ये विरोध जो है वो किस कारण हुआ, ये तथ्य विरोधाभासी क्यों बना, इसलिए कि हमने इसको कल्पना की और क्या माना, परिमेय संख्या माना। ये परिमेय संख्या मानने के कारण विरोधाभासी हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अतः रूट 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, तो इस प्रकार से हम प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। मान लो कोई सवाल माइनस में आ जाए, कोई सवाल किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो देखो मान लो यही सवाल है, यही क्वेश्चन है और हमारे यहां चिन्ह किसका आ जाए, माइनस का आ जाए, किसका चिन्ह आ जाए, माइनस का। तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। कैसे होगा, देखो अब इस चिन्ह की जगह मैं क्या कर लेता हूं, माइनस, ये लो माइनस, माइनस यहां भी माइनस। अब देखो मैंने इसका पक्षांतर किया था, अब आपको क्या करना है कि इसका ना करके इसका कर लो, क्योंकि हमें इसका क्यों बनाएंगे, प्लस का बनाएंगे, इसलिए माइनस वाली का पक्षांतर कर लेते हैं। तो माइनस वाली का पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है कि a अपॉन बी, ये है अपनी जगह, इसको ट्रांसफर किया, इसको हमने क्या किया, इधर लेके आ गई इसको, तो ये किसकी हो गई, माइनस की, ये इसका ट्रांसफर कर लिया हमने इधर, और 3 अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, क्योंकि रूट वाली संख्या है इसको हम अलग रखेंगे। तो रूट ये है, अगर इसको यहीं रखते हैं, ये इसका पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में होती है, ये माइनस में बचती है। माइनस में थोड़े आगे चल करके आपको प्रश्न को सोल्व करने में कठिनाई आएगी, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस का बना देते हैं। कैसे कि हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतर इधर कर लेते हैं, तो ये 3 की तरफ आएगा माइनस का, बराबर इसका हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 2 रूट 5। अब हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसको हम सरल कर लेते हैं, बट्टे में 1 लेकर के इसका लघुत्तम लेते हैं b, तो ये आएगा 3b माइनस a इक्वल 2 रूट 5। अब रूट 5 तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 3b माइनस a अपॉन 2b, ये लो, ये इतना हो गया। इसके बाद में हमें यही बात लिखनी है, यहाँ a माइनस 3b की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है 3b माइनस b, 3b माइनस a अपॉन 2b, और ये सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, यहां क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस वाला हो गया। माइनस वाले में ध्यान एक रखना है, माइनस वाले को पक्षांतर कर लेना, इसको इधर ले आना, जिससे माइनस का चिन्ह समाप्त हो जाए, प्रश्न को सरल करने में समस्या कम आए। ओके, तो ये हमारे 2 टाइप के प्रश्न बन गए, वैसे 3 हो गए, रूट वाले, प्लस में और माइनस में, प्लस और माइनस में। जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको, 3 माइनस 2 रूट 5, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, 3 नंबर का आता है बेटे। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 2 की प्रश्नावली में यही क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का। एक छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं 2 की प्रश्नावली में, एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ में पूछ लेते हैं। उनमें आपको 2 संख्याएं भी दे सकते हैं, 3 संख्याएं भी दे सकते हैं, 3 संख्याओं का या 2 संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ। इसके लिए आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि जितनी हमारे पास 2 या 3 संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लो हमें संख्या दे दे 13, 19, 17, ये लो, ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है और इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछ ले। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सभी अगर अभाज्य संख्या हैं तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। उनका एचसीएफ क्या होता है, 1। क्यों? क्योंकि इसके हम गुणनखंड करेंगे। अगर 13 के गुणनखंड करें तो 13 का क्या आता है, 13 × 1। 19 के करें तो 19 × 1 और 17 के करें तो 17 × 1, यानी कि 1 सर्वनिष्ठ है। तो 1 तो हो गया इसका मैस है, 1 क्या हो गया, मैस है। तो सभी अभाज्य संख्याओं का मैस 1 होता है।
और लस्य क्या होता है? उन सभी संख्याओं का गुणनफल, उन सभी संख्याओं का गुणनफल। तो ये बात ध्यान में रखना, एक नंबर का पूछते हैं कई बार ये, तो सभी अभाज्य संख्या दे देते हैं, तो अभाज्य संख्याओं का लस्य एक होता है, गुणनफल उसका लस्य उनका गुणनफल होता है। ओके, इसके अलावा मान लो अभाज्य न दी, हमें भाज्य संख्या दे दी, जैसे कोई भी संख्या दे दी हमें 210 और 420 या 220 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर या 1 नंबर का। तो इसका क्या करेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे 210 का अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 1 0 5, फिर 2 का जाता नहीं है, 3 का भाग, फिर 5 का भाग, 7 का भाग, एक बार हो गया। ऐसे 220 का करेंगे, 2 का भाग 110, 2 का भाग 55, 2 का 3 का जाता नहीं है, 4 का नहीं जाता, 5 का 11, 11 में 11 का जाता है एक बार। ये हो गया इसका गुणनखंड। 2 का भाग दिया 105, 105 में 2 का जाता नहीं है, 3 का दिया 35, 35 में 3 का नहीं जाता, 5 का 7, 7 में 7 का एक बार। 220 में 2 का 110, 110 में 2 का 55, 55 में 3 का जाता नहीं, 4 का जाता नहीं, 5 का 11 बार, 11 में किसी का नहीं जाता, 11 का ही जाएगा, 11 का, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाएगा। इनका गुणनफल 220 ही आएगा, इनका गुणनफल 210 ही आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिख लेंगे ऐसे, और 220 के लिख लेंगे। ये लो, अब इसका अगर हमें एचसीएफ पूछे, एचसीएफ का मतलब होता है मैस्य का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो आपको लॉजिकल क्या याद रखना है, लॉजिकल बात आपको ये याद रखनी है कि मैस्य का मतलब दोनों के गुणनखंड में मिलने वाली संख्या, मैस्य मिलने वाली संख्या, मैस्य मिलने वाली संख्या दोनों के गुणनखंड में। तो क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में है, मिल रहा है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में है, मिल रहा है। और कोई मिलता है, नहीं मिलता। तो 2 × 5 इनका गुणनफल 10, ये तो हो गया मैस्य मिलने वाली संख्या। अगर हम निकालें एलसीएम, लस्य का मतलब लंबी संख्या, लंबी का मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई है, जिसकी घात ज्यादा है, मतलब कोई भी अंक दोनों में सेम है और एक के गुणनखंड में अधिक बार आया है तो उसको अधिक बार लिखना में। जैसे 2 इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है, तो ज्यादा 2 बार आया है साथ में, तो 2 बार लिखेंगे हम। ये लो, फिर अगला डिजिट देखेंगे 3 इसमें 1 ही बार है, इसमें है ही नहीं, मतलब कम से कम 1 बार तो है ना, तो अधिक से अधिक 1 बार है, वो 1 बार। फिर 5 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो ये भी आएगा। फिर 7 प्रत्येक डिजिट को देखना है, प्रत्येक संख्या को 1 बार है, 1 बार। फिर 11 1 बार है, 1 बार। इनका गुणनफल, इनको गुणा कर देंगे, वो इसका क्या होगा, लस्य। क्या होगा, लस्य। ये 1 नंबर का पूछते हैं। ओके, तो 2 की प्रश्नावली में यही 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं 3 नंबर का अगली प्रश्नावली में, प्रश्नमाला 3 में, प्रश्नमाला 3 में जिसका भी अंक भार क्या होता है, 3 ही है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। और 3 की प्रश्नावली में 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बहुपद की प्रश्नमाला है, भाग पूछते हैं। भाग देना, बीज के व्यंजकों में भाग देना और उसकी सत्यता की जांच करना। तो वो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं। एक पूछते हैं शून्य के ज्ञात करना और उसकी सत्यता की जांच करना। जैसे 3.1 में क्वेश्चन है अपने, तो देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 6x² - x - 2। क्वेश्चन ये आएगा कि शून्य के ज्ञात करे, शून्य को व गुणांकों
गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक का मतलब है चर राशि का वह मान जो इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या बन जाए, शून्य बन जाए, वो इसके शून्यक होते हैं। तो शून्यक के लिए बेटा एक बात ध्यान में रखनी है आपको, ये कि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात, दो घात वाला बहुपद, तो जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं अधिकतर, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। तो इसमें द्विघात है, दो घात है, तो इसके शून्य कितने होंगे, दो होंगे, दो शून्य होंगे। हमें कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। पहले 6x² - x - 2, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। इसके पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने का रूल क्या होता है, मतलब द्विघात बहुपदों के या द्विघात समीकरणों के हम गुणनखंड कैसे करते हैं। पहला काम, सबसे पहला काम कि पहले तो द्विघात बहुपद मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप का मतलब ये होता है ax² + bx + c। ए बी सी ये वास्तविक संख्या होती हैं। x इसमें चर है, चर राशि x की जगह y भी आ सकता है, x भी आ सकता है। तो ए इस रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि पहले दो घात, फिर एक घात वाला पद, और फिर लास्ट में अचर पद। अचर पद सबसे लास्ट में होता है। कई बार क्या होता है कि हमें ये सवाल दे देते हैं, यही सवाल हमें ऐसे दे दे 6x² - 2 - x, ये दे दिया, और हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करने लग जाते हैं, और इसके गुणनखंड होते हैं नहीं हमसे। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमने गलती कर दी। कहाँ कि इसको मानक रूप में नहीं लिखा। तो पहले इसको मानक रूप में लिखना है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए 6x² - x - 2, अचर पद सबसे लास्ट में होना चाहिए। ओके, तो अचर पद लास्ट में, मतलब सबसे पहला काम सवाल को मानक रूप में प्रकट करना। ओके, अब इसके गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए क्या है, दो बातें याद रखनी है, दो बातें। नंबर फर्स्ट, गुणनफल। गुणनफल पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को गुणा करते हैं, स्क्वायर पद और अचर पद, अचर पद और स्क्वायर पद। तो 6x² गुणा माइनस के 2 है तो माइनस ही लेना है, प्लस के है तो प्लस लेना। इनका गुणनफल कितना होता है, -12x², -12x² हो गया। अब इसके हमें दो टुकड़े करने, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े ऐसे जिनका गुणनफल तो क्या है, -12x²। इसी के 12 के हमें दो टुकड़े करने, मतलब दो गुणनखंड करने हैं, दो संख्या ऐसी बनानी है जिनका गुणनफल क्या है, -12 आए और x² भी आए, -12x², और उन्हीं का योगफल। दूसरी बात, तथा योगफल क्या है, मध्य पद के बराबर। सवाल में देखना ये बात है, सवाल में क्या है, मध्य पद -x, मतलब -x आई। ये दो बातें याद रखनी है। पहली, इनको गुणा करेंगे, गुणनफल जितना होता है उतना तो गुणनफल होना चाहिए, और उनके दो टुकड़े करने, ऐसे दो टुकड़े जिनका योगफल क्या हो, मध्य पद के बराबर। तो हम इसके टुकड़े करेंगे, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 12 आए, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर क्या है, 12 आए। तो देखो ऐसी संख्या है 1 गुणा 12, 12 होता है। फिर इसको उल्टा लिख लें, 12 गुणा 1 12 होता है। फिर 6 गुणा 2 12 होता है। फिर इसका उल्टा 2 गुणा 6 12 होता है। फिर 3 गुणा 4 12 होता है, और फिर 4 गुणा 3 12 होता है। इनके अलावा नहीं है। ये संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल क्या होता है, 12। अब माइनस में 12 चाहिए हमें, ये तो प्लस में आ रहा है, सवाल क्या कह रहा है, माइनस में 12 आना चाहिए। x² अपने आप आ जाएगा। कैसे, क्योंकि इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, तो x² तो बन जाएगा। उसकी टेंशन नहीं लेनी हमें केवल इतनी टेंशन लेनी है कि गुणनफल 12 हो, और वो भी किसमें, माइनस में। तो इसको मैंने 1 गुणा 12 लिखा, 12 गुणा 1 क्यों लिखा है,
इसलिए कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि योगफल करते समय ये संख्या भी आ जाए। तो देखो 1 माइनस एक्स का मतलब -1। अब माइनस में 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल मान माइनस में कब होता है, जब उनमें से एक संख्या क्या हो, माइनस की हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एक संख्या को माइनस की चिन्ह की कर देते हैं। ये लो माइनस की कर दी, और माइनस करने पर क्या आ गया, गुणनफल किस में आ गया, माइनस में आ गया। हमारी ये बात सत्य हो गई कि दो संख्या ऐसी हैं जिनका गुणनफल कितना है, -12। सत्य हो गई, -12। यहां अगर अक्स लगाएंगे इसके तो अक्स स्क्वायर बन जाएगा अपने आप, अक्स लगाएंगे तो। अब देखो 12 तो बन गया। अब हमें जोड़ जोड़ के और देखना है जिनका योगफल 1 हो, वो भी किसमें, माइनस में। तो इन दोनों का योगफल -1 नहीं होता। -1 प्लस के 12 योगफल नहीं होता, -1 क्या होता है, 11 होता है। इन दोनों का योगफल भी -1 नहीं होता, -1। इसका मतलब है -1 x का गुणांक। इनका योगफल भी -1 नहीं होता, इनका योगफल भी -1 नहीं होता, इनका योगफल भी -1 नहीं होता, इनका योगफल -1 होता है। इसका मतलब ये बात सही है, -4 प्लस के 3 योगफल -1। मतलब ये संख्या दोनों ऐसी हैं जिन पर हमारी दोनों बातें लागू होती हैं। दोनों कौन सी, कि इनका गुणनफल बनता है -12, इनका योगफल बनता है -1। -1 का मतलब x माइनस, कैसे, क्योंकि यहां भी x होगा और यहां भी क्या होगा, x। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1x, यानी कि x होता है। 1x का मतलब ही x होता है। तो इनका गुणनफल क्या हो गया, -12x²। इनका योगफल क्या हो गया, -x। तो ये है वो दो संख्या जिन पर हमारी दोनों बातें लागू होती हैं। ये दोनों संख्या हमें लेनी है मध्य पद की जगह। तो यहां लिखेंगे हम 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2। यहां भी देखो इस बात का ध्यान रहे कि माइनस के 4x प्लस के 3x किसी भी संख्या को पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं। कभी आप ये सोचो कि मैं माइनस के पहले लिखूं प्लस की, किसी को भी लिख लो, सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो आगे इसके गुणनखंड करते हैं, तो अब इनमें कॉमन लेते हैं, दो पदों में इनमें कॉमन लेते हैं। इसमें कॉमन क्या आता है, 2x। क्या कॉमन आता है, 2x। 2x से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। कॉमन का मतलब वह सर्वनिष्ठ गुणनखंड जिसका दोनों पदों में भाग जाए। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। मतलब इस कोष्टक को वापस 2x से इंटू करने पर यह आना चाहिए। इसका मतलब सही। तो इसको हम देखो इससे इंटू करते हैं 6x², इसको इससे इंटू करते हैं -4x। इसका मतलब हमारा कॉमन लेना सही है। आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन जिसमें कोई कॉमन नहीं होता मतलब सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि किसी संख्या में कोई संख्या कॉमन नहीं होती, उसका मतलब है कि उसमें एक कॉमन है, क्योंकि एक सर्वनिष्ठ होता है, एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो इसमें क्या है, एक कॉमन है। एक कॉमन लेंगे तो ये संख्या सेम टू सेम ही बचेगी, ये लो। और सेम टू सेम बचने से क्वेश्चन भी हमारा सरल हो गया कि दोनों में समान कॉमन है, समान संख्या है। इसका मतलब दोनों कॉमन लेने सही हैं। अब आगे देते हैं, तो एक तो ये कॉमन आ गया 3x - 2, और एक ये कॉमन आ गया बाहर के पदों में 2x + 1। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। मतलब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणन क्रिया के ऐसे खंड जिनको गुणा करने पर वापिस गुणनफल के बराबर आए। इन दोनों का गुणनफल यही आएगा जिसके गुणनखंड है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो यहां हम लिखेंगे शून्यक के लिए अर्थात 3x - 2 इसके बराबर शून्य लेंगे और 2x + 1 इसके बराबर शून्य लेंगे। इनका पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा 2 और x इक्वल हो जाएगा 2/3। एक तो ये हो गया x का मान, एक ये हो जाएगा 2x इक्वल -1 पक्षांतर करने पर, तो x बराबर -1/2। तो ये हो गए इसके शून्यक, यानी कि 2/3 और -1/2। ये शून्यक है,
मतलब x के ये ऐसे मान हैं जो इस बहुपद में रखने पर इसका मान क्या बनेगा, शून्य बनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं शून्यक। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों की जांच करते हैं। तो इसकी दो जांचें हैं, वो जांच और देख लेते हैं। तो दो जांच कर लेते हैं। दो जांचें कौन सी होती हैं, पहली जांच एक तो होती है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इस जांच से हमें पता ये भी लग जाएगा कि हमारा सवाल सही है या गलत है, या कहीं गलत किया तो गलती हुई है तो उसका पता हमें लग जाएगा। शून्यकों का योगफल यानी कि दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक लिए हमने, इनका योगफल होता है -b/a। -b का मतलब होता है x का गुणांक, x का गुणांक, b का मतलब है, और a का मतलब होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखो शून्य के क्या है, 2/3, इसमें जोड़ेंगे माइनस का 1/2 बराबर -b का मतलब x का गुणांक। सवाल में देखेंगे x का गुणांक क्या है, -1, तो ये लो -1 बट्टे x² का गुणांक a, x² का गुणांक है 6, तो बट्टे में 6। अब देखो इसको लघुत्तम लेते हैं 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, प्लस माइनस माइनस, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करते हैं 3, 4 में से 3 घटाते हैं 1/6 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 1/6 दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब सवाल सही है। दूसरी जांच नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। c का मतलब होता है a चर पद और a का मतलब होता है x² का गुणांक। तो देखो शून्य क्या है हमारी 2/3 गुणा -1/2 बराबर c a चर पद क्या है -2 अपॉन a का मतलब क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 6। तो ये आ गए -2/6, ये भी हो गए -2/6, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। ओके, तो ये हो गया।